हमले के गुनहगार हेडली को अमेरिकी अदालत ने 35 साल की सजा सुनाई है, लेकिन हेडली और अमेरिका के बीच हुए समझौते के तहत उसका किसी देश में प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। मतलब हेडली को भारत नहीं लाया जा सकता है और उसे भारतीय कानून के तहत सजा नहीं दी जा सकती। आपको बता दें कि भारत शुरू से ही हेडली के प्रत्यर्पण की मांग करता रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या हेडली के मामले में हमारे देश के साथ धोखा हुआ है। मुंबई हमलों के गुनहगार और लश्कर के आतंकी डेविड हेडली को शिकागो की अदालत ने 35 साल कैद की सजा सुनाई है। तुमने अपराध किया, इसमें सहयोग किया और उस सहयोग के लिए तुम्हें इनाम भी मिला। तुम सरकारी गवाह बन गए, इसलिए मौत की सजा नहीं दी जा रही है। लेकिन 35 साल की सजा भी कम है। मौत की सजा देना कहीं आसान होता, जिसके तुम हकदार हो। तुम्हें मौत की सजा होनी चाहिए थी। जज ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि हेडली को 35 साल की सजा सुनाई जा रही है, इस उम्मीद के साथ कि अगर 80 साल की उम्र में भी हेडली जिंदा रहता है और जेल से बाहर निकलता है तो वो इतना कमजोर हो चुका होगा कि कोई आतंकी काम ना कर सके। हेडली को मौत की सजा इसलिए नहीं मिली क्योंकि हेडली और अमेरिकी सरकार के बीच एक समझौता हुआ है। समझौते के सहयोग का भरोसा दिलाते हुए हेडली ने मौत की सजा न देने की मांग की है। साथ ही उसकी शर्त है कि उसे किसी दूसरे देश को नहीं सौंपा जाएगा। इसी शर्त की वजह से अमेरिकी सरकार ने भारतीय एजेंसियों को भी हेडली को सौंपने से इनकार कर दिया था। कि जो प्ली बार्गेन उन्होंने एंटर किया है कि एक्सट्रेडिशन नहीं होगा, ये उन लोगों के बीच में है। हम लोगों का रिक्वेस्ट एक्सट्रेडिशन का रहेगा, हम लोगों का एक्सट्रेडिशन का रिक्वेस्ट पेंडिंग है और वो हम लोग प्रेस करेंगे। हम अभी भी उम्मीद करते हैं और ये हमारा प्रयास रहेगा कि अंततः ऐसे लोगों को यहीं लाकर उनका ट्रायल यहीं होना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि अगर यहां ट्रायल होता तो शायद सजा इससे ज्यादा सख्त होती। बड़ा सवाल कि क्या अमेरिका हेडली को सौंपेगा। फिलहाल इसकी संभावना कम है, लेकिन अगर हेडली अमेरिका के साथ हुए करार का उल्लंघन करता है तो फिर वो भारत की गिरफ्त में आ सकता है। पीटीआई के मुताबिक अमेरिकी सरकार के वकील गैरियस शॉपिरो ने कहा है कि अगर हेडली ने अमेरिका के साथ किए गए करार का उल्लंघन किया या पूछताछ में उसने उम्मीद के मुताबिक अमेरिकी सरकार या किसी और विदेशी सरकार के साथ सहयोग नहीं किया तो उसे भारत भेजा जा सकता है। अगर हेडली ने सहयोग नहीं किया तो भारत नहीं भेजने का करार खुद ही खत्म हो जाएगा। ऐसी सूरत में उसका प्रत्यर्पण हो सकता है। डेविड हेडली को भारत में न सौंप जाने से हमें ये नहीं ज्ञात होगा कि उसकी और पाकिस्तान के आर्मी का कौन अधिकारी शामिल थे। 26/11 में पाकिस्तान का आर्मी का कितना हिस्सा था, इसे पूरी जानकारी नहीं मिली। जिस सरजमीन पे उसने गुनाह किया है वहीं उसको सजा मिले, इस बात से हम डिसअपॉइंटेड हैं कि अमेरिका ने हमारे हवाले हेडली को नहीं किया। और ये आवश्यक है कि पूरे इंसाफ के लिए जिस प्रकार से कसाब उस घटना के लिए पकड़ा गया, उसे फांसी की सजा सुनाई गई, भारत की सरकार ने उसे फांसी दिया, उसी प्रकार से हेडली को भारत को वापस लौटाया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से कसाब को फांसी की सजा सुनाई गई थी, उस प्रकार से हेडली को भी फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। आपको बता दें कि अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली को FBI ने अक्टूबर 2009 में गिरफ्तार किया था। उस पर 2008 के मुंबई हमलों का षड्यंत्र रचने और आतंकियों को मदद करने का आरोप साबित हुआ है। तो लंबे समय से भारत डेविड कोलमैन हेडली के प्रत्यर्पण की मांग करता रहा, प्रत्यर्पण नहीं हुआ और अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस मामले में भारत के साथ धोखा हुआ है। हमारी आज की इस चर्चा में सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन जी, साथ ही कांग्रेस की नेता रीता बहुगुणा जोशी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गई हैं। रक्षा विशेषज्ञ भरत वर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। साथ ही एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के निदेशक सुभाष चकमा साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। शाहनवाज हुसैन जी, मेरा पहला सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, एक लंबे समय से भारत ये बात कहता रहा कि हम प्रत्यर्पण चाहते हैं डेविड कोलमैन हेडली का, और अमेरिका के साथ जिस तरह से आतंकवाद रोकने को लेकर सहयोग की बात है, अमेरिका को यह प्रत्यर्पण करना चाहिए, लेकिन अंत में क्या हुआ? डेविड कोलमैन हेडली को वहीं की अदालत ने सजा दे दी, हमें नहीं मिला डेविड कोलमैन हेडली। क्या भारत के साथ धोखा हुआ? देखिए, अमेरिका के साथ भारत का समझौता है कि कोई आतंकवादी हो तो उसको भारत को सौंपा जाए,
लेकिन अमेरिका और डेविड हेडली के बीच में क्या समझौता हुआ इससे हमें मतलब नहीं है। अमेरिका के कुछ लोग मारे गए मुंबई के हमले में, लेकिन भारत के ज्यादा लोग मारे गए। भारत की सरजमी पर उसने अपराध किया, इसलिए भारत का पूरा अधिकार है कि डेविड हेडली जो इस पूरे अभियान का रचयिता था, उसने रेकी किया था, उसने पूरी प्लानिंग बनाई थी। अगर उसमें अजमल आमिर कसाब पकड़ा गया तो उसको हमने फांसी पर चढ़ाया। और आप ये देखिए कि इस फैसले में भी जज ने जो फैसला दिया उसमें कहा कि तुम्हें फांसी देना चाहिए, लेकिन हम फांसी नहीं दे रहे हैं। तो अगर अजमल आमिर कसाब को फांसी दिया तो एक गुनाहगार डेविड हेडली है और एक हाफिज सईद है। एक अमेरिका के पास डेविड हेडली है, वो हमें चाहिए, और हाफिज सईद हमें पाकिस्तान से चाहिए। तभी भारत के लोगों का जो गम और गुस्सा है वो शांत होगा जब डेविड हेडली हमको मिले। अमेरिका को चाहिए कि आखिर डेविड हेडली से क्या मरौवत है। अमेरिका के 6 नागरिक मारे गए, लेकिन भारत के भी करीब 150 लोग मारे गए। इसलिए डेविड हेडली को भारत को सौंपे और ये दबाव भारत सरकार को बनाना चाहिए। चलिए इसका जवाब हम ले लेते हैं रीता बहुगुणा जोशी जी से कि दबाव किस तरह से बनाया जाएगा। भारत के विदेश मंत्रालय को और गृह मंत्रालय को एक दबाव बनाना चाहिए अमेरिका की सरकार पर। रीता जी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि आज खुद विदेश मंत्रालय और सरकार ने ये बात कही है कि हम डिसअपॉइंटेड हैं, हमें दुख हुआ इस बात का कि डेविड कोलमैन हेडली का प्रत्यर्पण नहीं हो पाया भारत। अब यहां से आगे सरकार क्या करेगी, क्या करना चाहिए? देखिए, आज जिस तरह से रक्षा मंत्री, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, विदेश मंत्री ने और सचिव ने जिस तरह का बयान दिया वो बहुत सही बयान था। और भारत की यही पोजीशन है कि डेविड हेडली सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है जो इस आतंक में था। हाफिज सईद और एलईटी के जो मॉड्यूल्स हैं जो पाकिस्तान में हैं, उनका बहुत बड़ा खुलासा वो कर सकता था अगर वो भारतवर्ष प्रत्यार्पण उसका होता। और जब हमारा और अमेरिका का 1997 का समझौता है एक्स्ट्राडिक्शन का, तो इन्हें हमें सौंपना चाहिए था। मैं बिल्कुल शाहनवाज जी से सहमत हूँ कि भारत की बहुत बड़ी हानि हुई है। हमारे सरजमी पर ये आतंकी हमला हुआ, हमारे 150 से ज्यादा लोग मारे गए, और ऐसे में उसका ट्रायल अमेरिका में हो, भारत में ना हो, ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। खासतौर से जब अमेरिका ये कहता है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए हम पूरे विश्व को एकजुट कर रहे हैं, और भारत भी कहीं ना कहीं यूएन कन्वेंशन से उनके साथ जुड़ा हुआ है। रीता जी, वो बात तो सही है कि अफसोस है, सरकार को अफसोस है, देश को अफसोस है, लेकिन अब सरकार आगे क्या करेगी? क्या डेविड कोलमैन हेडली को हम भारत वापस ला पाएंगे? क्या प्रत्यर्पण होगा और विपक्ष अपनी भूमिका किस तरह से निभाएगा? भरत वर्मा जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या ये जो प्रत्यर्पण की मांग लगातार हमारी तरफ से होती रही है, क्या इसको लेकर के भी कहीं कमी सामने आती है? जिस गंभीरता के साथ इसे परसू करना चाहिए था, क्या हमने किया? हमने परसू नहीं किया इसको गंभीरता से। पहली बात, हमें पता ही नहीं था कि हेडली इस देश में घूम रहा है और इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। तो एक इंटेलिजेंस, टोटल इंटेलिजेंस फेलियर थी, और किसी इंटेलिजेंस वाले ने उनको वीज़ा दे दिया हमारी एम्बेसी में अमेरिका में, और उन्होंने कहा कि हमने इसलिए दे दिया कि अमेरिकन पासपोर्ट था और अमेरिकन नाम था। अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इस तरह कैजुअली काम करती, इट इज़ अमेरिकन हु टोल्ड यू कि हेडली ये काम कर रहा है, और इससे उन्होंने इसका पर्दाफाश किया। दूसरी चीज़ ये है कि हर एक देश अपने राष्ट्रहित में काम करता है। राष्ट्रहित ये था कि अमेरिका को इंटेलिजेंस चाहिए थी पाकिस्तान, लश्कर तोयबा के कनेक्शंस, वहाँ ट्रेनिंग किस तरह होती है, उसका बार्गेन हुआ एक। दूसरा, ये ड्रग इन्फॉर्मर था, DEA के साथ अमेरिका के काम करता था, तो ही वॉज अ डबल एजेंट इन मैनी वेज। अमेरिका ने उसकी उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हुए उससे एक बार्गेन प्ली में उसको एक प्रॉमिस किया, और उसने उनको बहुत सारी इंटेलिजेंस, वैल्यूएबल इंटेलिजेंस दी, इसलिए उसको 35 साल की सजा हुई। लेकिन मैं इस देश में पूछ रहा हूं कि आपके पास अफजल गुरु है, आपने उसको कन्विक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, तो आप उसको क्यों खाना पीना टैक्स पेयर का खर्चा करा के खिला रहे हैं? आपने 40 करोड़ कसाब के ऊपर खर्च कर दिया टैक्स पेयर का, जबकि वो ओपन एंड शट केस था 1 साल। इसमें बहुत संक्षेप में रीता जी आपसे जवाब चाहूंगी मैं। देखिए, इन्होंने जो बात कही उसमें कुछ तो ये बात सही है कि भाई हेडली को, उन्हें हमें प्रत्यार्पण करना चाहिए, क्योंकि उनसे बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए।
यूएसए ने अपनी इंटरेस्ट में जो लार्जर इशू है कि भारत के साथ जो उसने आतंकी गतिविधि की और रियलिटी की जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, हमारे बॉर्डर पे वो एक्ट कर रहा है, उसको हमको आने नहीं दी। नहीं, लेकिन रीता जी इसमें अमेरिका की गलती है। अमेरिका तो अपने हित में काम करेगा, भारत ने अपने हित में क्या किया? नहीं, दूसरी चीज ये है कि भारत ने लगातार उसके साथ दूसरी दबाव बनाया, हेडली के लिए पूछताछ करी। आज भी हम कह रहे हैं कि हमको राणा से पूछताछ करने का हमको अवसर मिलना चाहिए। हमें उनकी पत्नी शाजिया से, उनकी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ हमें पूछताछ करने की अनुमति दी जाए, लेकिन अमेरिका के साथ दबाव लगातार बना है। सुभाष शर्मा जी, ये जो सवाल हमने अमेरिका से किए, क्या इस तरह का दबाव काफी था या कुछ और करना चाहिए था? सुभाष जी, मेरे ख्याल से यू शुड बी ग्रेटफुल टू द अमेरिकन्स। हिंदुस्तान में अगर हम हेडली को लेके आते, ही वुड नॉट हैव बीन चार्ज विद टेररिस्ट ऑफेंसेस। उसको कॉन्स्पिरेसी में होता, मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल की होती और उसके लिए 20 साल ट्रायल चलता। अब इसमें एक बात देखिए कि 1993 मुंबई जो टेरर हमला हुआ, उसको जो मेन एक्यूज था अबू सलेम को, यू हैव गिवन सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट कि होम मिनिस्टर एलके अदवानी हिमसेल्फ हैड सेड कि उनको डेथ पेनल्टी नहीं लगेगा, एंड ही वाज ब्रॉट इन दिस कंट्री। उसको लेके आया 2005 में, वी आर इन 2012, वेयर इज द चार्ज एंड वेयर इज द प्रोसिक्यूशन? तो हेडली को यहाँ पे लेके आता तो अभी तक हम चारों तरफ घूम रहे होते, whether he is an accused, he is a conspirator or something else। चलिए, तो एक अहम बात आप कह रहे हैं। और हाफिज सईद का क्या किया? जी, चलिए, हाफिज सईद तो खुला घूम रहा है पाकिस्तान में, दाऊद इब्राहिम का क्या किया? रीता जी, मैं आपको भी बातचीत करने से कुछ नहीं होता है, आपको ठोस कदम जमीन पर उठाने चाहिए, दबाव उस तरह का बनाना चाहिए। क्या हम वो दबाव बना पाए हैं? और अब अगर प्रत्यर्पण जरूरी है तो उसके लिए भारत आगे क्या कदम उठा सकता है? अब तक की चर्चा में जो बड़ी बातें सामने आई हैं, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। शाहनवाज हुसैन जी का कहना है कि हमें हाफिज और हेडली दोनों मिलने चाहिए। वहीं रीता बहुगुणा जोशी जी का मानना है कि हेडली को भारत नहीं लाए जाने का हमें अफसोस है। भारत वर्मा जी का कहना है कि जिनकी सजा का ऐलान हो चुका है उनका हमने क्या किया। वहीं सुभाष चकमा साहब का कहना है कि हमें अमेरिका का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने इतनी जल्दी डेविड कोलमैन हेडली को सजा तो दे दी। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शाहनवाज हुसैन साहब, ये सवाल उठ रहा है बार बार, और जो रीता बहुगुणा जोशी जी कह रही हैं कि हम अभी भी दबाव बनाएंगे, प्रत्यर्पण की बात करेंगे, लेकिन क्या इतना भर काफी है? अगर हम अफजल गुरु की बात करें, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, ये दो ऐसे जो खुले घूम रहे हैं, उनके खिलाफ भारत कुछ नहीं कर पाया। अफजल गुरु जिस पर सजा मुकर्रर हो गई है, वो चीज अभी तक खत्म नहीं हुई है, उस मामले का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो फिर ऐसे में हेडली का वापस आना, अगर वो आ भी जाता है, क्या कुछ कर पाएंगे हम उस मामले में? नहीं, देखिए, जहां तक अफजल गुरु को सजा दे दिया है, लेकिन ये सजा को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, जो भरत वर्मा साहब ने कहा। दूसरा, अजमल अमर कसाब को हमने सजा दिया और फांसी पे चढ़ा भी दिया। हाफिज सईद मिल जाता तो अभी तक फांसी हो जाती। लेकिन ये जो चकमा साहब ने कहा कि अमेरिका का शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमारा इसमें विश्वास नहीं है। किस बात का शुक्रिया अदा करना चाहिए? अगर वो यहां होता तो यहां भी उसको सजाए मौत होती। सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री हैं और देश के माने हुए वकील भी हैं, उन्होंने भी कहा कि वहां से सख्त सजा होती, मंत्री होने के नाते भी। लेकिन कुछ लोग ये चर्चा कर देते हैं कि अमेरिका का किस बात का शुक्रिया? अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ, अमेरिका ओसामा बिन लादेन को जाके अमेरिका में मार सकता है, और अमेरिका भारत में जो हमारा भारत का गुनाहगार है उसको हमको नहीं सौंप सकता। ये दोहरी नीति अमेरिका की नहीं चलेगी कि अमेरिका ओसामा बिन लादेन को बिना ट्रायल के जाकर बम से वहां उड़ा सकता है, और हेडली अगर उसकी जेल में मौजूद है, भारत का मुजरिम है, भारत के लोग उस पर नाराज हैं, भारत का गुनाहगार है, तो उसको हम भारत में क्यों नहीं ला सकते? ये अमेरिका को हमको बताना पड़ेगा। उनका ये कहना है चकमा साहब का कि भारत के जो मौजूदा कानून की व्यवस्था है उसके तहत हेडली पर इस तरह का कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाता जिसके तहत भारत का जो विधान है उसके तहत फांसी की सजा उसको हो जाती और एक लंबा ट्रायल का सिलसिला चलता। कसाब ने जैसे हो जाता, हो जाता। देखिए, मैं तो कानून का बड़ा जानकार नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर हेडली ने पूरी प्लानिंग रची थी, पूरी रेकी की थी, भारत में रहकर भारत के खिलाफ साजिश की थी, और इसमें 150 लोग मारे गए थे,
तो जरूर उसको सजा होती। तो अबू सलेम उसको भी ने क्या फांसी की कर दिया? सजा 7 साल से, जैसा चकमा साहब सवाल उठा रहे हैं, हमारा पूरा विश्वास है। 7 साल से अबू सलेम के खिलाफ भारत एजेंसियों ने क्या कुछ कर लिया और क्या उनको सजा दिलाने पर कामयाब हो पाए? नहीं, और इसमें एक सीरियस प्रॉब्लम है। सीरियस प्रॉब्लम यह है नहीं, अबू कि जो एविडेंस, अबू सलेम एक क्रिमिनल के नाते, अबू सलेम को आतंकवादी की कैटेगरी में मत रखिए। नहीं, अबू सलेम क्रिमिनल के नाते ट्रीट किया जा रहा है। नहीं, और ये आतंकवादी की गलत बात है। चकमा साहब कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि उनकी बात पे आपने सवाल उठाया, तो उन्हें प्रतिक्रिया देने का मौका। हिंदुस्तान को यहाँ पे मांगने, हेडली को यहाँ वापस लाके आने का ये दावा जो है वो 100% सही है, लेकिन मेरा जो कहना है कि अबू सलेम पर जो चार्जेस लगा है और टाडा पे दौर पे लगा है, वो टेररिस्ट चार्जेस है। एंड वन ऑफ द चार्जेस कि मार्च 1993 में मुंबई हत्याकांड में जिसमें 250 लोग मारा गए थे, वो कोई छोटी चीज नहीं है। और उसका 7 साल के बाद हमने ट्रायल नहीं कर पाया, तो इसलिए मैंने उस दृष्टिकोण से कहा है कि हमें शुक्रिया गुजारना एक्सप्रेस करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स वी स्टिल हैव द राइट टू ब्रिंग हिम बैक टू द कंट्री। अरे भाई, तो शुक्रिया किस बात का? हमारे कानून में एक चीज और है। शुक्रिया किस बात का? नहीं, एक चीज, अबू सलेम में देरी हुई, लेकिन अजमल अमर कसाब में तो देरी नहीं हुई, नहीं अफजल में तो देरी नहीं हुई। एक चीज, अमेरिका का किस बात का शुक्रिया? यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज है, जो एविडेंस है वो अमेरिकन एविडेंस। जी, मैं आऊंगी आपके पास। भरत वर्मा जी को बात खत्म करने देते हैं, मैं आती हूँ रीता जी आपके पास। जो एविडेंस है वो अमेरिकन एविडेंस है, वो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी के सबूत नहीं है, आपके पास डायरेक्टली कोई सबूत नहीं है। आप अमेरिकन एविडेंस के ऊपर इस कोर्ट में भारत के अंदर उसको रखेंगे, आपकी बात कमजोर पड़ जाएगी और उसको वो सजा नहीं होगी 35 साल की जो अमेरिका में हुई है। आपके पास डायरेक्टली एविडेंस नहीं। आपको याद होगा कि हेडले का जो खुलासा हुआ था वो अमेरिकन इंटेलिजेंस ने भारतीय इंटेलिजेंस को बताने पर हुआ था। भारतीय इंटेलिजेंस के पास इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो इनडायरेक्ट जब आप एविडेंस कोर्ट में लाएंगे तो आपका केस बहुत, बिकॉज इट विल बी बेस्ड ऑन हियरसे। रीता जी, इस पर आपका जवाब चाहूंगी। इनडायरेक्ट एविडेंस, डायरेक्ट कोई एविडेंस हमारे पास हेडली को लेकर नहीं है, जैसे भरत वर्मा जी कह रहे हैं, जो कि अमेरिका के पास है। शायद यही वजह है कि वहां 35 साल की सजा हुई, लेकिन अगर वो यहां आता है तो उतनी सजा भी मुमकिन नहीं होगी। ये कहना है चकमा साहब और भरत वर्मा जी का। देखिए, वो एक कॉन्स्पिरेटर था, उसने रेकी की, 8 बार हिंदुस्तान आया, जगह जगह गया, सारे उसने लॉजिस्टिक्स सपोर्ट दी इस टेररिस्ट एक्ट को। तो उसको निश्चित रूप से अगर हम उससे पूछताछ करते भारत के परिवेश में 26/11 के परिवेश में, तो एक प्राइम वो कॉन्स्पिरेटर के रूप में निकलता और उसको सजा मिलती और सख्त से सख्त सजा मिलती। लेकिन आप ये बात सोचिए कि अगर वो यहाँ आता तो पाकिस्तान में जो एलईटी है उसके साथ उसके क्या संबंध है, एलईटी ने हिंदुस्तान में और क्या क्या किया है, हाफिज सईद के बारे में वो हमको गवाही देता, हमें बातें बताता। तो जो हमारी जो रोज की दिक्कत है एलईटी के साथ, पाकिस्तान के साथ, जो कि एक तरह से सह दे रहा है आतंकवादी व्यवस्थाओं को, तो अभी एलओसी हमारी जो लाइन पर क्रॉस हुई है उसको लेकर भारत सरकार को बताई है। और भारत सरकार ने पाकिस्तान को जो इतना मोटा डोजियर सौंपा है, उसमें भी बहुत सारी बातें हेडली की तरफ से कही गई है। हमारी पूछताछ नहीं, आप कैसे कह सकते भाई? वो अपनी, अभी शुरुआत में ही कहा गया कि उन्होंने अपनी दृष्टि से उससे पूछताछ की, फिर अगर वो यहाँ आता तो हमारी अलग से बात, और फिर हमारी सरजमी पर एक्ट हुआ है तो इसी सरजमी पर उसका ट्रायल होना चाहिए। पर आपने उसको पकड़ा नहीं ना, आपने पकड़ा नहीं, आपने उसको वीजा दिया, आपने उसको आने दिया, साजिश करने दी, लेकिन आपके पास एविडेंस नहीं है। तो अच्छा है कि हेडली जेल के अंदर चला गया है। उस चूक का भारत में वो जेल के अंदर ज्यादा दिन रहता नहीं, एविडेंस अगर होगा तब भी, जैसे बहुगुणा जी ने कहा, वो कॉन्स्पिरेटर है। और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का अंदर कॉन्स्पिरेसी का सजा खाली लाइफ इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम है, मौत की सजा नहीं है। आप कानून पढ़िए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट पढ़िए। जो कॉन्स्पिरेटर है सेक्शन 16 के अंदर, द मैक्सिमम पनिशमेंट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट, नॉट डेथ पेनल्टी। He is not a direct participant, he is a conspirator। लेकिन चकमा साहब, फिर भी भारत के साथ तो इस मामले में धोखा हुआ ही है कि भारत की जब खुफिया अधिकारी पाकिस्तान गए थे तब FBI के अधिकारियों की मौजूदगी में हेडली से पूछताछ करने की इजाजत दी गई थी, अलग से इजाजत नहीं दी गई थी। ये तो भारत के साथ आतंकवादी वहां पहुंचे, उसको
सारी रेक्टिक सारी लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, सब कुछ उसने किया और ये सब हमने उसे करने दिया। और जैसा भारत वर्मा कह रहे थे कि हेडली के बारे में पता ही तब चला जब अमेरिका ने हमें ये सब कुछ बताया। गोली नहीं चलाई, नहीं आप आज ये बात कर रहे हैं, उसने गोली नहीं चलाई, लेकिन वो सारी हरकत थी, ये प्ली बार्गेन तो बहुत पहले हो गया था, भारत के लोग मारे गए। नहीं तो जो प्ली बार्गेन उसका था, जो उसका समझौता था अमेरिकन इंटेलिजेंस के साथ, वो तो पब्लिक में था और वो बहुत पहले से था। तो तब उस समय तो भारत सरकार ने कोई कोशिश नहीं करी, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, उस समय कोई प्रेशर नहीं बनाया, उस समय कोई कोशिश नहीं करी गई। आज क्योंकि वो जजमेंट आ गई है तो एक बहुत आसान चीज है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, हाफिज सईद घूम रहा है लगातार, नहीं आप गलत कह रहे हैं, लखवी जेल से सेल चला रहा है, आप कोई प्रेशर नहीं ला पाए, आप कोई प्रेशर नहीं ला पाए, आपने ये गलत है आपकी बात। आपने जो एविडेंस दिया है पाकिस्तान को, उनका एविडेंस ही देते रहे, लेकिन आप जमीन पर कोई ठोस कार्रवाई कर नहीं पाए। प्ली बार्गेनिंग एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। मैं ये भी कहूंगा कि भारत सरकार ने अबू सालेम के मामले में खुद किया है। 2011 में भी हमने उनसे मांग करी थी उसकी। लेकिन रीता बहुगुणा जी, मांग तो हमने की प्रत्यर्पण की लगातार, लेकिन जैसे भरत वर्मा जी कह रहे हैं प्ली बार्गेनिंग की जो बात है वो पब्लिक डोमेन में थी, सबको पता था। तो ऐसे में शायद ये संभावना प्रबल थी कि डेविड कोलमैन हेडली को भारत नहीं लाया जा सकेगा। अभी भी हम कह रहे हैं कि हम दबाव बनाएंगे, लेकिन वो किस तरह का दबाव होगा और क्या वो काम करेगा? विजय जी, आपसे जानना चाहूंगी अब आगे क्या? सिर्फ ये कहने से तो काम नहीं चलेगा कि हम प्रत्यर्पण की मांग करते रहेंगे। कौन से ठोस कदम भारत की तरफ से होने चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो भारत सरकार को ये मांग तो करनी चाहिए कि कोर्ट का जो आदेश है वो पूरा जो जितना डिस्कशन हुआ है और जो कुछ अगर अमेरिका की सरकार भारत को सौंप सकती है वो सौंपे। और दूसरा, ये अखबारों में और टेलीविजन के आगे बयान देने के बजाय अगर सरकार इस बीच एक लेटर ऐसा कोई कठोर तैयार करके कम से कम अधिकृत रूप से ऑफिशियली अमेरिकी सरकार के पास भेजे कि हमें इन वजहों से हेडली के प्रत्यर्पण की जरूरत है, तो पहले ये दो काम हो जाए तो यही मुझे लगता है कि बड़ी बात होगी। भरत वर्मा जी, हेडले का कुछ होने वाला नहीं है, आपको वहां से इंटेलिजेंस मिल सकती है, अमेरिकन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी कोऑर्डिनेट करके कि वहां पर क्या क्या हुआ, पाकिस्तान में उसने क्या क्या किया। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, जो राणा है, अब राणा के ऊपर डेनिश कार्टून्स का चार्ज लगा है, उसके ऊपर 26/11 के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, तो लीगली आप राणा को एक्स्ट्रेडिशन कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर, क्योंकि एक पनिशमेंट पर 2 बार पनिशमेंट 2 कोर्ट्स नहीं दे सकते। तो राणा के ऊपर जो चार्ज 26/11 का प्लानिंग का है, उस पर आप उसको एक्स्ट्रेडिशन के लिए मांग करिए, उसको भारत लाइए, वो भी उनसे मिला हुआ था, उसको भी बहुत कुछ पता है। अगर इफ द गवर्नमेंट इज सीरियस देन गवर्नमेंट मस्ट टेक दैट एक्शन इमीडिएटली। रीता बहुगुणा जोशी जी, क्या ये संभव है सरकार के लिए तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण? मैं भी ये कहने वाली थी, सबसे पहले तो भारत का हमारा गुनहगार है हेडली, उसको वापस लाने के लिए पूरा दबाव बनाने की आवश्यकता है। भारत की सरकार बना रही है और मुझे उम्मीद है बनाती रहेगी। दूसरा, तहव्वुर राणा एक बहुत बड़ा लिंक है, उसके प्रत्यार्पण के लिए उससे पूछताछ की इजाजत अभी तक नहीं दी यूएसए गवर्नमेंट ने, उस पर दबाव बनाना चाहिए। और हेडली की पत्नी शाजिया और उसकी जो गर्लफ्रेंड है पोर्शिया, उससे भी पूछताछ की अनुमति यूएस को इंडिया को देनी चाहिए। इन तीनों मुद्दों को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि 26/11 वो घाव है जो हमारे दिलों पे लगा और वो मिटने वाला नहीं है। तो हेडली हमारा मुजरिम है, उसको हमें सौंपना चाहिए। शाहनवाज हुसैन साहब, आपको लगता है जो कदम अभी रीता बहुगुणा जोशी जी ने सुझाए और जो सरकार भी लगातार प्रत्यर्पण की बात कर रही है, क्या उस तरह का दबाव हम अमेरिका पर बना पाएंगे? क्योंकि अभी तक भी हम दबाव बनाते रहे हैं, लेकिन अग्रीमेंट हो गया और डेविड कोलमैन हेडली भारत नहीं आया। अब जो दबाव बनेगा, क्या वो कुछ अलग किस्म का होगा और काम करेगा? नहीं, देखिए, सरकार को ज्यादा दबाव बनाना चाहिए, भरत वर्मा जी के बात से मैं सहमत हूं। और रीता जी जो कह रही हैं कि उनको बुलाना चाहिए, अभी हेडली और राणा को तो बुलाना चाहिए। अब उसकी कितनी गर्लफ्रेंड थी और उसकी कितनी बीवियां थी, ये एक अलग विषय है, उन सबको बुलाना चाहिए। सरकार ने अपने तौर पे कितने उसको प्रस्ताव दिया है कि नहीं अमेरिकन गवर्नमेंट को उनको बुलाने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि हेडली को सजा कितनी होती है, एक अलग सवाल है। सवाल यह है कि जो हेडली सिर्फ साजिश करने वाला नहीं था, हेडली ने गोली नहीं चलाई है, बल्कि हेडली
ने वो मौका फराहम किया है, गोली चलाने देने का मौका फराहम किया है। इसलिए उसके जुर्म को और अजमल आमिर कसाब के जुर्म को मैं अलग अलग नहीं देखता, क्योंकि अगर हेडली ने उसको सारा मैप बना के न दिया होता तो वो मुंबई में गेटवे पे ही रुक जाता जी। इसलिए हेडली बराबर का गुनाहगार है और राणा को भी बुलाना चाहिए। हाफिज सईद को क्यों नहीं पाकिस्तान बिल्कुल शाहनवाज हुसैन साहब, जो दोषी हैं, जो गुनहगार हैं, उनको बुलाया जाना चाहिए। लेकिन चकमा साहब, जिस तरह के दबाव की बात सरकार कर रही है, आपको लगता है प्रत्यर्पण संभव होगा? सख्ती से बनाना चाहिए सरकार को। नहीं, पाकिस्तान पे भी मेरे ख्याल से लगता नहीं है कि अमेरिकन सरकार कुछ करेगा, लेकिन हमें एक सीखना चाहिए। वी हैव टू लर्न वन थिंग कि ऐसे घटनाएं और दोबारा रिपीट ना हो। इंटरनल जो इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम है प्रोटेक्शन के लिए देश के, वो और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिछले 2 साल में कुछ घटनाएं नहीं हुए और एक बड़े से घटना हो जाए। सो वी हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम एंड देयर हैज नॉट बीन एनी अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द ऑफिशियल्स दोज हु हैड फेल्ड टू प्रिवेंट 26/11। तो प्रिवेंशन भी एक मुद्दा होना चाहिए। जस्टिस तो चाहिए, प्रिवेंशन सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। रीता बहुगुणा जोशी जी, बहुत संक्षेप में जो बात चकमा साहब कह रहे हैं कि ठीक है, जो आतंकवादी हैं, जो मुजरिम हैं, गुनहगार हैं, उनको तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो ऑफिशियल्स जिनसे लैप्सेस हुए, जिस तरह से हेडली आया और उसने इतनी बार रेकी की और जो लोग उसे पकड़ नहीं पाए, तो था ही, सरकार उस पे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। तो देना ही होगा। इंटेलिजेंस फेलियर था जी, आगे ये ना हो, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। जवाब ले लेते हैं रीता जी से। 26/11 के बाद एनआईए का गठन हुआ है, एनआईए एक्टिव है और हम फिर कहते हैं कि एक नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी को पूरी ताकत दी जानी चाहिए। जो अलग अलग स्टेट्स रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बाधक बन रहे हैं, उनको नहीं बनना चाहिए। अगर आतंकवाद से लड़ना है तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ सीक्रेट एजेंसीज बहुत आवश्यक है जी। और हम लोग सब एक ही बात कह रहे हैं, भारत बिल्कुल रीता जी, सेंटिमेंट एक ही है, बात स्टेट से नहीं लड़ सकते, आप आतंकवादियों से लड़िए, अपने राज्यों से मत लड़िए। चलिए, वो बहस का एक और मुद्दा हो जाएगा शाहनवाज हुसैन साहब, लेकिन बात राजनीति नहीं होनी दबाव काम करेगा। बड़ी बात है कि आपस में जो राजनीति होती है वो नहीं होनी चाहिए। एनआईए को आपको ताकत देनी होगी, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी को ताकत तो देनी पड़ेगी। जी चलिए, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। ताकत देने की जरूरत है, लेकिन ये दबाव, ये ताकत क्या आतंकवाद को रोक पाएगा? और सवाल ये भी कि क्या दबाव से हेडली वापस भारत को मिल पाएगा? शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।